हेलो स्टूडेंट्स, इस ओ लेवल के लेक्चर सीरीज़ में हम मॉड्यूल 1 M1R5 यानी कि पहली बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बुक में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो यार सबसे पहला चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, या कंप्यूटर क्या होता है, या कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। ये सब बातें हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे, जो कि हमारा पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब भाई कंप्यूटर हमने जान लिया क्या होता है कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर किस चीज़ से काम करता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो सारा कवर करेंगे हम दूसरे चैप्टर में। हमारा तीसरा चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग। यहाँ पर हमें लिब्रे ऑफिस पढ़ना होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ेंगे, वही हमारा तीसरा चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग। स्प्रेडशीट पढ़ेंगे, स्प्रेडशीट में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर है हमारा प्रेजेंटेशन, जिसमें हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर तीनों जो है वो लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड हैं। ये जो लिब्रे ऑफिस के चैप्टर हैं वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, इनके अंदर हम लोग थ्योरी पार्ट भी कवर करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें हम दोनों चीज़ कवर करेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। तो यार इस चैप्टर में हम लोग इंटरनेट के बारे में जानेंगे, WWW के बारे में जानेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, या नेटवर्क मीडिया के बारे में, लैन वैन मैन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद चैप्टर है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि ईमेल क्या होता है, या ईमेल कैसे भेजी जाती है, कैसे रिसीव की जाती है, या ईमेल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, जीमेल का अकाउंट कैसे बनाते हैं। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से मेल भेज सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर के अंदर करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग सोशल नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि व्हाट्सअप क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, या कैसे बने ये सब, किस लैंग्वेज पे बने, कब बने, किसने बनाया, ये सब बातें भी हम लोग इस चैप्टर में कर रहे होंगे। इसके बाद ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं, जैसे कि अगर कोई भी सरकार ने कोई ऐप बनाया है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। तो यार इस चैप्टर में हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड बातें कर रहे होंगे, यानी कि फाइनेंस सर्विसेज कैसे हम मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंस से मतलब है वित्तीय से, वित्तीय सर्विसेज जो होती हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, उनका यूज़ हम कैसे करते हैं मोबाइल से, जैसे OTP, QR कोड, UPI और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे टॉपिक्स भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर कर रहे होंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे होंगे फ्यूचर स्किल्स की, यानी कि मान लीजिए कोई भी IT प्रोफेशनल है और उसके पास कोई एक स्किल है, तो आगे जो फ्यूचर में आने वाला समय होगा उसकी स्किल हो सकता है वो आउटडेटेड हो चुकी हो, पुरानी हो चुकी हो। तो उसको इन्हेंस करने के लिए हम लोग कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करेंगे यहाँ पे, जिससे आप जो IT प्रोफेशनल्स हैं, या आप भी हो सकता है IT प्रोफेशनल्स हो, तो आप अपनी स्किल्स को यहाँ पर इन्हेंस कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, उसको और शार्प कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। इसी चैप्टर में हम लोग बात कर रहे होंगे साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी हैकर आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर अटैक करता है, तो कैसे आप बचेंगे। ये सारी बातें हम लोग यहाँ करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी को यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी हैकर से कैसे बच सकते हैं। और कई सारे वायरसेस हैं, मैलवेयर है, वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, इन तरीके के वायरस का भी हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद कैसे अपने मोबाइल को बचाना है हैकर से, कैसे अपने PC को बचाना है, ये सारी बातें भी हम लोग इस चैप्टर में कर रहे होंगे। तो अभी बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है मैंने इन चैप्टर्स का, बाकी जो डिटेल है वो आगे आने वाले लेक्चरों में हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो भाई सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कंप्यूटर होता क्या है, क्योंकि अगर हम लोगों को पता ही नहीं होगा कंप्यूटर क्या है, क्या इसका यूज़ है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, अंदर क्या क्या प्रोसेस होती हैं, अगर ये सब बातें हमें पता चल जाएं तो हमें आगे जो चीज़ें हैं इसके कंप्यूटर की वो समझने में आसानी होगी। तो बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। इसका मतलब है कि जो कंप्यूटर वर्ड है वो कंप्यूट से लिया गया है, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन करना। अतः बोलचाल की भाषा में इसे कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। कंप्यूटर अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को तेजी के साथ कर सकता है। तो भाई इसको पहले बोलचाल की भाषा में कैलकुलेटिंग डिवाइस बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये अर्थमेटिक
और लॉजिक ऑपरेशंस को बड़ी ही तेज़ी के साथ सॉल्व करता था। यानी कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड इस तरीके की जो भी ऑपरेशंस थे बड़ी ही आसानी से इसको सॉल्व कर दिया करता था। परंतु आज हमारी परिभाषा ही बदल गई है, क्योंकि अब कंप्यूटर का यूज़ सिर्फ गणना करना सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग इंटरनेट, म्यूज़िक, ग्राफिक्स, ड्राइंग आदि कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। इस लाइन का मतलब ये है कि अब हम लोग इसको कैलकुलेटिंग डिवाइस अकेली नहीं बोल सकते हैं। इससे हम लोग इंटरनेट भी चला सकते हैं, म्यूज़िक सुनना है, गाने सुनने हैं, वो भी सुन सकते हैं। ग्राफिक्स का कोई भी काम है, हो सकता है आप लोगो वगैरह या कोई डिज़ाइन, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते होंगे। हो सकता है आप कार्ड वगैरह बना लेते होंगे, तो आप कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी हो जाता है कंप्यूटर से। हो सकता है आपको ड्राइंग का अगर शौक़ है तो आप ड्राइंग भी कंप्यूटर पे कर सकते हैं। और भी कई सारे, जैसे गेमिंग है, वीडियो देखना है, ये सारी चीज़ें भी हम कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग के साथ साथ ये सारे भी काम हो रहे हैं, तो अब इसकी जो परिभाषा है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। अतः कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब भाई इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं पावर से चल रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल रहे हैं। यहाँ पे वर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोल रहे हैं इसको? हम इलेक्ट्रिकल भी तो बोल सकते हैं। दो वर्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ड होता है, एक इलेक्ट्रिकल वर्ड होता है। इनमें थोड़ा सा अंतर है। अगर हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको समझें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनमें कह सकते हैं कि करंट का जो फ्लो होता है वो कम होता है। यानी कि अगर हम उनको छुएं तो हमें करंट कम लगेगा, लेकिन वहीं उसी जगह हम लोग इलेक्ट्रिक अगर कोई भी डिवाइस छू लेते हैं तो हमें करंट लग सकता है और उससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है। और अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है, और जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर सिलिकॉन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो यार हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, उसमें भी सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। और हम कह सकते हैं हमारे पीसी का भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि उसमें भी सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। आपने देखा भी होगा इनके अंदर करंट जो है वो हमें लगता नहीं है, क्योंकि करंट का फ्लो जो होता है वो इसमें कम होता है। लेकिन इसी जगह पे अगर हम लोग प्रेस की बात करें या फिर हम लोग पंखे की बात करें तो इसमें सिलिकॉन का यूज़ नहीं होता है। तभी इनको हम लोगों ने क्या कहा, इलेक्ट्रिक डिवाइस कहा है। और इनको छूने से करंट आपको पता होगा कितना ज़्यादा लगता है। इसके बाद अगर पढ़ें इसमें, अतः कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डेटा को एक्सेप्ट करता है, स्टेप बाय स्टेप के बाद उसे इंफॉर्मेशन में बदलता है और आउटपुट प्रस्तुत करता है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, नीचे एक डायग्राम है, डेटा प्रोसेसिंग और आउटपुट। मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर को कोई भी दो नंबर दिए 2+2 और उसके बीच में एक सिंबल दे दिया आपने। सिंबल का मतलब है आपने प्लस लगा दिया, यानी कि आपने उसको जोड़ने वाला सिंबल लगा दिया। इसके बाद होगा क्या, वो कंप्यूटर के अंदर दोनों जो वर्ड्स हैं, जो आपके नंबर्स हैं, वो अंदर चले गए। उसके अंदर कंप्यूटर में एक क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। वो अंदर क्या करेगा, 2+2 करने की कोशिश करेगा। वो प्रोसेसिंग हुई। इसके बाद जैसे ही उसकी प्रोसेसिंग पूरी हुई उसने एक आउटपुट बना के रख लिया, और वो आउटपुट आपको मॉनिटर में आपको एक 4 के, मतलब अगर 2+2 किया है तो 4 आपको स्क्रीन पर दिखा देगा। वो क्या है, एक आउटपुट है। तो आपको थोड़ा सा इस डायग्राम से समझ में आया होगा कि किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होती है। कोई भी डेटा अगर जाता है उसके अंदर कैसे प्रोसेस होती है और किस तरीके से उसका आउटपुट हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर इन वर्ड्स की बात करें, ये डेटा है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, ये अभी थोड़ा सा आपको कठिन लग रहे होंगे कि क्या चीज़ है ये, डेटा क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, आउटपुट। अभी केवल हम लोग इतना जान लेते हैं डेटा क्या होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे मोबाइल में बहुत सारा डेटा है, तो हम लोग उसको डेटा कहते हैं, वही डेटा होता है। ठीक है, कंप्यूटर में भी इसी प्रकार का डेटा होता है। और प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि बीच में प्रोसेस होना, कोई भी प्रक्रिया होना, उसे हम लोग प्रोसेसिंग बोलते हैं। आउटपुट का मतलब है जैसे कि हमने कुछ भी कंप्यूटर के अंदर डाला और वो हमें मॉनिटर से दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो रहा है, हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है। या फिर हमने 2+2 कराया था कंप्यूटर के अंदर, वो हमें 4 दिखाई दे रहा है, तो वो क्या होता है, वो 4 आउटपुट होता है। अभी इन वर्ड्स को हम लोग और डिटेल से आगे जानेंगे। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। पहले इसको थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। ऊपर सबसे ऊपर क्या है, कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर है। इसके बाद इसके 3 पार्ट हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके अंदर पहले हम लोग पढ़ेंगे एनालॉग, फिर पढ़ेंगे डिजिटल, फिर पढ़ेंगे हाइब्रिड। डिजिटल के अंदर भी हमें 4 पार्ट पढ़ने हैं इसके। एक पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। ये सारे जितने भी कंप्यूटर आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एनालॉग कंप्यूटर की।
तो एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादातर चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ जो है वो ज़्यादातर मेडिकल साइंस में किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर निरंतर डेटा मूल्यों पर काम करते हैं, यानी कि जो ये कंप्यूटर होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, ये निरंतर यानी कि कंटिन्यूस डेटा वेरिएबल्स पर काम करते हैं। इनका जो वेरिएबल्स हैं, इनके जो डेटा है वो कंटिन्यूस फ्लक्चुएट होता रहता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे वेट नापने वाली मशीन होती है, वजन नापने वाली मशीन होती है, उसमें क्या होता है हम लोग जैसे ही खड़े हो जाते हैं तो वो उसकी जो सुई होती है वो थोड़ी देर तक अपनी यहाँ से वहाँ होती रहती है, वो एग्जैक्ट आपको अपना जो वजन है वो नहीं बता पाता है। इसी तरीके से जो टेम्परेचर का थर्मामीटर होता है वो भी पॉइंट में कुछ, या उसके अंदर जो मरकरी होती है वो ऊपर नीचे होती है, एग्जैक्ट उसमें भी नहीं बता पाता है। या वोल्टेज मीटर देखा होगा आप लोगों ने दुकान पे, वो वोल्टेज मीटर में जो सुई लगी रहती है वो वोल्टेज बताती है। तो वो सब क्या होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। इनका यूज़ ज़्यादातर मेडिकल साइंस में किया जाता है, मतलब कि चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या फिर हो सकता है मान लीजिए आपका अगर कंप्यूटर सही होना है तो उसके अंदर देखना होगा कि कितना पावर आ रहा है। इस तरीके की जो भी कंप्यूटर का इनका यूज़ किया जाता है वो एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करके ही उनको चेक किया जाता है। तो यार अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी डिजिट सिस्टम के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि आपने अभी ये वर्ड जो बाइनरी डिजिट सिस्टम है, ये आपने अभी पहली बार अगर कंप्यूटर के बारे में जान रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कठिनाई होगी इस वर्ड को जानने में, लेकिन अभी केवल इतनी सी बात जान लीजिए कि अगर बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट सिस्टम कहीं लिख के आ रहा है तो आपको इसको बस 0 और 1 समझना है। यानी 0 और 1 जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं बाइनरी नंबर्स होते हैं। आगे इनको अभी एक डिटेल से पढ़ना है हमें, तो अभी केवल इतनी सी बात जान लीजिए कि जो बाइनरी नंबर की जो थ्योरी है उस पर काम करते हैं कौन, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जटिल समस्याओं को हल कर सकता है और अधिक सटीक और तेज परिणाम दे सकता है। यानी कि डिजिटल कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत ही जल्दी से बहुत ही सटीक और बहुत ही सही परिणाम, मतलब कि बहुत ही सही रिजल्ट आपको एज एन आउटपुट दे देता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, जटिल से जटिल समस्या हो, उसको क्या करता है ये हल कर देता है और इसके बाद आपको जो सही रिजल्ट है वो आपको दिखा देता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग करते हैं, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर का सीपीयू होता है उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगाया जाता है। अभी आपको ये जो वर्ड्स हैं माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, ये जो वर्ड आपके सामने अभी आ रहे हैं, अगर आपने कंप्यूटर अभी शुरुआती है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कठिनाई होगी, लेकिन आप धीरे धीरे जब कोर्स में इनरोल हो जाएंगे, अच्छे से जान जाएंगे, तब आपको बड़ी आसानी होगी इसको समझने में। तो अभी के लिए केवल इतना जान लीजिए, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है प्रोसेसर। तो अभी इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं इसको माइक्रो प्रोसेसर की तकनीक का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। ये कंप्यूटर 1 सेकंड के भीतर लाखों निर्देशों की गणना करने में सक्षम है, यानी कि 1 सेकंड के भीतर आप इससे लाखों इंस्ट्रक्शन को, लाखों कमांड्स को, लाखों निर्देशों को आप लोग इससे कैलकुलेट या गणना करा सकते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर कितना पावरफुल होता है। अब बात करें अगर डिजिटल कंप्यूटर के टाइप की, तो सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर, इसके बाद है मिनी कंप्यूटर, इसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसके बाद है सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर को। तो माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर बहुत छोटा होने के कारण माइक्रो प्रोसेसर और डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। अब भाई इसके अंदर क्या है, प्रोसेसर छोटा होता है, इस वजह से इसके जो डिवाइस है या इसको क्या कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर एकल उपयोगकर्ता उपकरण है, यानी कि सिंगल यूज़र डिवाइस है। मतलब कि इसको एक ही समय पर एक ही यूज़र मतलब हम लोग, एक ही समय पर हम लोग इसको एक ही व्यक्ति उपयोग कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर के ऊपर 2-4 लोग काम कर रहे हो, एक समय पर एक ही व्यक्ति इस पर काम कर सकता है, इसलिए इसको सिंगल यूज़र डिवाइस या एकल उपयोगकर्ता उपकरण बोला है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, पीडीए, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। डेस्कटॉप आपने देखा होगा, आपके घर में अगर डेस्कटॉप है या लैपटॉप है तो कोई एक ही व्यक्ति उस पर काम कर सकता है, इसलिए इसको सिंगल यूज़र डिवाइस बोला है। इनका यूज़ ज़्यादातर कहाँ पर होता है, जैसे स्कूल की लैब्स हैं, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल की लैब्स में भी इनका यूज़ होता था, ऑफिसेज में इनका यूज़ होता है, होम में भी इसका, घरों में हम लोग यूज़ करते हैं डेस्कटॉप पे, और भी कई जगह पे इनका यूज़ किया जाता है। तो यार अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की।
मिनी कंप्यूटर आकार में बड़े और प्रोसेसिंग की गति अधिक होती है। अब भाई कंपैरिजन कर रहे हैं हम किससे? माइक्रो कंप्यूटर से। माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं, ये साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं और इनकी जो प्रोसेसिंग करने की जो क्षमता है या इसकी गति कह सकते हैं, वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा है। उसकी अगर तुलना में बात करेंगे तो उससे साइज़ में भी बड़ा है और प्रोसेसिंग में भी उससे ज़्यादा अच्छा है। और अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो ये माइक्रो कंप्यूटर से महंगा आता है। ठीक है, जो मिनी कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से महंगा आता है। मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा किंतु माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है, यानी कि इसका जो प्रोसेसर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, या कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर बहु उपयोगकर्ता उपकरण है, यानी मल्टी यूज़र डिवाइस है। इसका मतलब है कि एक समय पे कई सारे यूज़र्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर बिजनेसेस में, एजुकेशन में, या कई सारी गवर्नमेंटल एजेंसीज या डिपार्टमेंट्स इसका प्रयोग करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला डिजिटल कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था और कब बनाया था। तो जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था वो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि DEC ने 1960 में बनाया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में MCQs में कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कब बना था तो 1960, और किसने बनाया था तो DEC ने, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने। अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। यह कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं, यानी कि इनका आकार मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होता है या बड़ा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से डेटा को प्रोसेस करता है, जिसे प्रति सेकंड लाखों निर्देशों में मापा जाता है। यानी कि इसकी जो गति होती है प्रोसेस करने की वो बहुत ज़्यादा होती है। डेटा को ये बहुत तेज़ गति से या बहुत तेज़ स्पीड से इसको प्रोसेस करता है। मतलब कि एक सेकंड में मिलियंस ऑफ कमांड्स को या इंस्ट्रक्शंस को ये क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। आप अगर इसको एक सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी दोगे तो भी ये उसको परफॉर्म करा देता है। इसमें बड़ा प्रोसेसर और मल्टी यूज़र डिवाइस होता है। इसमें क्या होता है, जो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है वो काफ़ी इसमें बड़ा होता है, हैवी होता है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद इसमें लिखा है कि ये मल्टी यूज़र डिवाइस है, मतलब कि एक समय पे इसे कई सारे यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं या इसको चला सकते हैं। यूज़र की संख्या मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, यानी कि अभी देखो मिनी कंप्यूटर में क्या था, वो भी मल्टी यूज़र डिवाइस था। उसमें क्या होता था कि उसमें भी कई सारे यूज़र्स उसको एक समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये मिनी कंप्यूटर से इसमें संख्या ज़्यादा होती है, किसकी, यूज़र्स की। यानी कि इसमें कई सारे यूज़र्स, मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा यूज़र्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग डिवाइस है। इसका मतलब है कि कई सारे यूज़र इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारे यूज़र्स इस पे अलग अलग काम भी करा सकते हैं। एक ही समय पे ये कई सारे अलग अलग काम भी कर सकता है, इसलिए इसको क्या कहा है, मल्टीटास्किंग डिवाइस। तो मल्टीटास्किंग डिवाइस का मतलब यही है कि एक समय पे ये क्या कर सकता है, कई सारे काम भी कर सकता है। इसका उपयोग बैंक्स में किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनीज़ में किया जाता है, मैन्युफैक्चर कंपनीज़ में भी किया जाता है, मेल ऑर्डर कंपनीज़ में भी किया जा सकता है, और यहाँ तक कि एयरलाइंस जो हैं वो भी इस कंप्यूटर का उपयोग करती हैं। अब बात करें अगर इसके एग्जाम्पल की तो IBM S390 मेन फ्रेम, कई सारे इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। डिजिटल कंप्यूटर का जो लास्ट टाइप है वो है सुपर कंप्यूटर। अब भाई सुपर कंप्यूटर क्या होता है, तो सबसे बड़े कंप्यूटर ही सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली, यानी कि भाई सबसे पावरफुल कंप्यूटर इनको कह सकते हो। सबसे महंगे इसलिए क्योंकि भाई इतने शक्तिशाली हैं तो महंगे तो ज़रूर आएंगे, और सबसे तेज, यानी कि इनकी जो गति होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी और कंप्यूटर के मुकाबले। प्रोसेसर अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़ा है, यानी कि जो इसका प्रोसेसर होगा उसकी कैपेसिटी सभी कंप्यूटर से सबसे ज़्यादा होती है, और क्षमता अन्य उपकरणों की तुलना में सबसे अधिक है, यानी कि इसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। इसमें डेटा को लार्ज अमाउंट में आप स्टोर भी करा सकते हो। ये प्रति सेकंड ट्रिलियंस निर्देशों को संसाधित करने में सक्षम है, यानी कि अगर आपको इसमें ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन देने हैं, यानी खरबों इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो आप इसको दे सकते हो और उसको करने में ये बिल्कुल सक्षम है। जिसका उपयोग आमतौर पर गणना के उद्देश्य के लिए परमाणु विज्ञान में किया जाता है, यानी कि परमाणु विज्ञान में इसका उपयोग कॉम्प्लेक्स, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, जटिल से जटिल समस्या है, उसको हल करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो क्रे-1, CRAY-1 पहला सुपर कंप्यूटर है। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा वो लोग ट्विस्ट कर दें
तो उसमें वो लोग पूछ सकते हैं आपसे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 10,000 जो है वो सही आंसर इसका होगा। अब भाई इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ नेशनल वेदर सर्विसेज यानी कि मौसम विभाग वाले लोग भी इसका यूज़ करते हैं कि मौसम कैसा रहने वाला है। ये सब काफ़ी कॉम्प्लेक्स बातें हो जाती हैं, इसलिए इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, नेशनल वेदर सर्विसेज में भी किया जाता है सुपर कंप्यूटर का यूज़। नेशनल डिफेंस एजेंसीज में भी इसका यूज़ किया जाता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। अगर आप लोग देखें कि जो भी स्पेस में रॉकेट भेजे जाते हैं उनके साथ रोवर भेजे जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि चंद्रयान जो मिशन था उसमें एक रोवर भेजा गया था प्रज्ञान नाम का। उसमें क्या हुआ था, उसमें भी एक रोवर भेजा गया था, उसके अंदर भी क्या होता है, एक सुपर कंप्यूटर फिट करके भेजा गया था। तो यार आप सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। भाई हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इसके अंदर एनालॉग के कुछ लक्षण पाए जाते हैं और कह सकते हैं हम कि डिजिटल कंप्यूटर के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसमें क्या कहा है, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है किसका, एनालॉग कंप्यूटर का और डिजिटल कंप्यूटर। कौन होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। अब भाई ये करता क्या है, मतलब किस तरीके से ये काम करता है, तो यह एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है यानी कि स्वीकार करता है। इसके बाद उसे क्या करता है, डिजिटल में परिवर्तित करता है यानी कि डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है और इन्हें डिजिटल रूप में संसाधित यानी कि प्रोसीड करता है। तो अगर इसको आसान भाषा में समझें, जैसे कि हॉस्पिटल में आपने देखा होगा पेशेंट की अगर ऑक्सीजन लेवल नापना है तो किस तरीके से नापते हैं, ऑक्सीजन लेवल नापना मतलब कि एक एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करना, मतलब कि कहीं ना ऑक्सीजन लेवल जो होगा वो क्या होगा, हो सकता है 75 90 इस तरीके से फ्लक्चुएट होता रहे, बार बार कम ज़्यादा होता रहेगा। तो इसको अगर हम लोग को पता करना है कि कितना मतलब आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कितना है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो आपका जो एनालॉग सिग्नल है उसको एक्सेप्ट किया किसने, उस कंप्यूटर ने। उस कंप्यूटर ने एक्सेप्ट करने के बाद उसको क्या किया, एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और वो बता देता है कि 90 है आपका ऑक्सीजन लेवल, 80 है, इस तरीके से वो आपका कंप्यूटर बताता है। इसका यूज़ ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में किया जाता है क्योंकि अगर वीपी मशीन से अगर वीपी नापना है तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन हाइब्रिड कंप्यूटर से क्या होता है कि तुरंत हमें डिजिटल फॉर्म में एनालॉग सिग्नल्स को चेंज करके वो डिजिटल फॉर्म में हमें तुरंत बीपी दिखा देता है। दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।